नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांचक कहानी है। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दिल्ली की एक ऐसे इलाके की है जहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है धीरू। धीरू जो कि बहुत ही मनचला किस्म का लड़का था। वो हमेशा लड़कीबाजी की बातें किया करता था। वो एक आवारा किस्म का लड़का था, लेकिन वो देखने में काफ़ी सुंदर और स्मार्ट लड़का था। कुछ दिनों बाद उसी कॉलोनी में धीरू के घर के सामने एक लड़की आती है जिसका नाम था अमरीन। वो लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी। एक दिन अमरीन स्कूल के लिए जा रही थी, तब पहली बार उसको धीरू देखता है। धीरू देखकर उसको भौचक्का हो जाता है, क्योंकि देखने में काफ़ी सुंदर थी। ऊपर से नीचे तक वो सुंदरता की एक मूरत थी। धीरू उसको देखता है तो वो मन ही मन सोचता है काश ये उससे फंस जाए, यानी कि उससे प्यार करने लगे। अब धीरू जो है उसके आगे पीछे डोलने लगता है, आगे पीछे लग जाता है। वो हमेशा उसको कॉलेज तक छोड़ने के लिए जाता था। अब अमरीन जो थी इस बात को नोटिस करने लगती कि कोई लड़का मेरे पीछे आ रहा है, रोज़ाना आ रहा है। उसको इस बात का शक हो जाता है। एक दिन धीरू अमरीन को रोक लेता है और रास्ते में रोक कर वो एक कागज़ में अपना फ़ोन नंबर अमरीन को देने की कोशिश करता है। अमरीन पूछती है कि ये तुम मुझे क्या दे रहे हो। वो जानती थी कि धीरू उसके पीछे पड़ा हुआ है और मन ही मन कहीं वो भी धीरू को लाइक करती थी, क्योंकि धीरू देखने में बहुत खूबसूरत था। तो वो हंसते हुए धीरू से पूछती है कि तुम मुझे ये क्या दे रहे हो। तो धीरू कहता है कि बस तुम इसको रख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। चुपके से अमरीन भी उस कागज़ को रख लेती है और रख कर उसको वो अपने बैग में डाल लेती है। डालने के बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब वो उस बैग से उस कागज़ को निकालती है तो देखती है कि उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस मोबाइल नंबर को वो तुरंत अपने फ़ोन से मिलाती है और धीरू से बात करने लगती है। अब आए दिन उनकी बातें होने लगी थी। धीरू भी अमरीन को बहुत चाहता था और अमरीन भी धीरू को बहुत चाहने लगी। दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्लोज़अप आ गया। अब बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अचानक एक रात धीरू जब अमरीन से बात कर रहा था तो वो अमरीन से कहता है कि अमरीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे दिल की कसक बढ़ती जा रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि दिल की कसक अमरीन की भी बहुत बड़ी हुई थी, तो वो भी अमरीन से मिलना चाहती थी, धीरू से मिलना चाहती थी। अब अमरीन कहती है, देखो मैं रात में अकेले हूँ छत में, मैं वहीं से बात कर रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे घर मेरी छत में आ सकते हो। तो बात सुनते ही धीरू से रहा नहीं जाता है और धीरू तुरंत उसके छत की तरफ निकल जाता है। धीरू उसके घर के पीछे जो पाइप लगा हुआ था उस रास्ते चढ़ता है और चढ़कर जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि अमरीन ने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे और वो छत पर बने ही कमरे में दोनों चले जाते हैं। जब वो छत पर बने कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वो पूरा 2 घंटे एक दूसरे के कस्म में बने रहते हैं। 2 घंटे बीतने के बाद कब उन दोनों को नींद आ जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। अचानक सवेरा होता है। सवेरे अमरीन जगती देखती है कि सवेरा हो गया, तो वो धीरू से कहती है, उठो सवेरा हो गया है। सवेरे के 5 बजे थे, अभी उसके माता पिता नहीं जगे थे। तो वो तुरंत वहाँ से धीरू को भगाती है। धीरू वहाँ से तुरंत निकलता है और पीछे वाले पाइप से उतर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक दूध वाले ने उसको देख लिया है। दूध वाले से वो हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि देखो ये बात मेरे घर में मत बताना। दूध वाला भी कहता है, चलो ठीक है, तुम जो कर रहे थे करो, ये सब तो चलता ही रहता है, आजकल का तो ये रिवाज है। और धीरू भी अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर अमरीन भी नीचे आती है, देखती है कि उसके मम्मी पापा सो रहे हैं और वो भी अपने बिस्तर पे चली जाती है। अब ये सिलसिला अक्सर रोज़ होने लगा और रोज़ाना ये सब चलता ही रहा। एक दिन अमरीन के घर में उसके चाचा आ गए। अब चाचा आके वहाँ रुक गए। तो अब अमरीन जो थी वो धीरू से कहती है कि देखो मेरे चाचा आ गए, मेरे चाचा थोड़ा शक्की मिजाज के हैं, इसलिए हम लोग का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। तो धीरू भी कहता है, ठीक है, जब तक तुम्हारे चाचा हैं तो हम लोग नहीं मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चाचा जो थे काफ़ी दिनों के लिए रुक गए। चाचा वापस जाना ही नहीं चाहते थे। तो धीरू से रहा नहीं जाता। धीरू कहता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग नहीं मिले हैं, अब मेरे दिल की बेताबी बढ़ती जा रही है, आखिर तुम्हारे चाचा कब तक रुके रहेंगे।
वो कहते पता नहीं, मुझे पता नहीं। अमरीन कहती पता नहीं कब तक रुके रहेंगे। लेकिन जो धीरू था वो उसको प्रेशराइज करने लगता है कि प्लीज़ मुझसे मिल लो, मेरे दिल की बेताबी बढ़ती ही जा रही है, काफ़ी दिन हो गए हम लोग नहीं मिले हैं। तो एक रात अमरीन जो थी वो देखती है कि सब चाचा लोग सब सो गए हैं और वो फ़ोन करती है। फ़ोन में वो धीरू को छत पे फिर से बुला लेती है। धीरू जैसे जाता था वैसे ही छत पे जाता है। अब रात भर वही सब काम होता है जो होता था, उसके उनके बीच में घमासान चलती है। फिर उनके जो चाचा जी थे वो रात में तकरीबन 2 बजे जग जाते हैं। जैसे ही वो जगते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है। जब आवाज़, वो धीरे धीरे जीने की तरफ चढ़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे से कुछ सिसकियाँ टाइप की आवाज़ आ रही हैं। एक मर्द और औरत की आवाज़ें आ रही थी जो कुछ करते हुए आती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो वो दरवाजे को धीरे से खोलते हैं और देखते हैं कि अमरीन और धीरू आपत्तिजनक हालत में हैं। वो देखते ही उनका आग बबूला हो जाते हैं, उनका आपा बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है और वो पास ही पड़े हथौड़े से धीरू के सर पे मार देते हैं। धीरू, जिसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है, ये देखकर अमरीन चीखना चाहती है तो अमरीन के सर पे भी वो हथौड़ा मार देते हैं। अमरीन भी मौके पर ही, उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो दोनों ही लाशें पड़ी हुई थी। अब उनके चाचा, अमरीन के जो चाचा थे, वो देखते हैं कि दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं, अब वो क्या करें। तो वो धीरे से नीचे जाते हैं और अपने भाई और भाभी को उठाते हैं और कहते हैं कि मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है, हादसा हो गया है। तो वो लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं, उस स्थिति में देखकर अमरीन के पापा, जिनका नाम जुबैर था, वो बहुत ही कहते हैं सही हुआ, सही किया तुमने छोटे, ये काम तुमने बिल्कुल सही किया है, ऐसी औलाद को तो ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये हरामखोर जो आया था हमारी बदनामी करने के लिए, अच्छा किया। अब रात ही में वो लोग जो है सबूतों को मिटाने के लिए दोनों को अलग अलग बोरी में भरते हैं और बोरी में भरने के बाद उसे एक नाले में जाकर फेंक देते हैं और अपनी बीवी से कह देते हैं कि तुमने कोई भी बात अगर किसी से कही तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अब उसकी बीवी डर जाती है और वो चुप रहती है। इधर सुबह होती है, धीरू के पापा उठते हैं, वो देखते हैं कि धीरू घर में नहीं है। वो यही सोचते हैं कि धीरू लग रहा है कहीं निकल गया। वो अचानक कभी कभी सवेरे उनको बिना बताए कहीं निकल जाता था। शाम हो जाती है, रात होती है, तकरीबन 11 बज जाते हैं, धीरू का कोई अता पता नहीं। तब धीरू के पापा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उसके दोस्तों से और रातें रिश्तेदारों से सब जगह पूछते हैं जहाँ धीरू का कोई अता पता नहीं था। अब वो चिंता फिक्र में हो जाते हैं। चिंता उनको सताने लगती है कि धीरू का क्या हुआ होगा। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपका बेटा कब से नहीं है घर पर। तो वो कहते हैं आज सवेरे से नहीं है। तो वो कहते हैं पूरे 24 घंटे हो जाने दीजिए, अगर वो नहीं आता है तो फिर एक बार आप आके बताइएगा, तो हम आपकी कंप्लेन लिख लेंगे और लिखने के बाद हम उसकी पूछताछ, उसको ढूंढने लगेंगे। जहाँ कहीं पर वो मिल जाएगा तो आपको इत्तला कर हम बता देंगे। अच्छा, उसके पापा वापस घर आ जाते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, धीरू का कहीं अता पता नहीं। पुलिस भी खोजबीन में लगी हुई है, धीरू का कोई अता पता नहीं है। एक दिन अचानक एक नाले के पास कूड़ा पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर एक कबाड़ी जो था अपने बोरे में कबाड़ बिन रहा होता है। तो वो देखता है कि 2 बोरी को कुत्ते नोच रहे हैं। तो वो ये देखता है कि उसमें खून भी लगा हुआ, वो डर जाता है। वो तुरंत वहाँ से दौड़ता है। थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान थी, वो चाय वाले को बताता है कि ऐसा ऐसा माजरा वहाँ पर है। तो चाय वाला वहाँ पर आता है, वो दृश्य देखता है, वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है, उस फ़ोन से वो जो है पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दोनों की शिनाख्त करती है और उसके बाद वो देखती है अपने फाइल पे देखती है कि कौन कौन आदमियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। तो वो देखती है जिसमें से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो धीरू की भी लिखी हुई थी। वो उनके पापा को बुलाती है और उस बॉडी को
जो लड़का था उसकी बॉडी को शिनाख्त करने के लिए बुलाती है, बताते हैं कि इसको देखिए और पहचानिए ये कौन है। तो धीरू के पापा तुरंत उसको पहचान लेते हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो कपड़े वपड़े जिस प्रकार के पहने हुए था, तो वो जान जाते हैं कि ये वो उनका बेटा ही है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसकी बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, बहुत फूट फूट कर रोते हैं। तभी पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं? तो उस लड़की की तरफ देखते हैं, कहते हैं हम इसको नहीं जानते, ये कौन है। तो चूंकि वाकई में अमरीन को ना तो उसकी माँ ने ना ही धीरू के पिता ने कभी देखा था, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाते ये कौन है। अब वो अपने बेटे की लाश को लेकर वापस चले आते हैं अपने घर, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होता है। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद ही जो दूध वाला था उससे रहा नहीं जाता है। वो सोचता है कि अगर ये बात मैं इनके पापा को बता दूं, शायद इनके पापा इनके बेटे का कातिल का कुछ पता चल जाए। तो वो दूध वाला उनको बताता है कि बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो धीरेन्द्र के जो पापा थे वो कहते हैं कि बड़े उदास मन से कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो ये कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले आपके बेटे को ये सामने वाला जो घर है जुबैर का, इसके पीछे वाले पाइप से उसको उतरते हुए देखा था। तब उनके पापा के दिमाग में तुरंत सनसनी फैल जाती है। कहती ये बात तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहते हैं मैं थोड़ा सा डर सा गया था, इसलिए मैंने कोई बात बताना सही नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपको रोज ऐसे उदास देखता हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। तब धीरू के पापा तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत जो है जुबैर के घर आती है, उनसे पूछताछ करती है कि आपकी बेटी कहाँ है? तो वो कहते हैं वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। तो वो कहते हैं अपनी नानी का नंबर, अपना नानी का एड्रेस हमको दीजिए, हम पता कर लेंगे कि आपकी बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। वो सब कुछ दे देते हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है, बाद में पूछ लेंगे, हम पता कर लेंगे पुलिस स्टेशन जाके। तो वो वहाँ से निकल लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, वो मौके वारदात से तुरंत फरार हो जाते हैं। जुबैर, उनका छोटा भाई और उनकी पत्नी वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस वाले जो है जिस बात की शिनाख्त करते हैं, उनको पता चलता है कि वो सब झूठ बोल रहे थे। वापस जाते हैं, वहाँ पर उनको कोई नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले उनको ढूंढना चालू कर देते हैं। एक दिन पुलिस वालों को वो मिल जाते हैं, तो उनकी सख्ती से पूछताछ करते हैं। वो पुलिस वालों से सख्ती से पुलिस वाले उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो सारा अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने जो है ऐसा ऐसा देख लिया था, अपनी बेटी को ऐसा ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए मेरे छोटे भाई ने उनको मौत के घाट उतार दिया और मैंने आप लोगों से ये सब बातें छुपाई और मैंने साक्ष्य को मिटाने के लिए अपने छोटे भाई का साथ दिया। हाँ, हम लोग मुजरिम हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हमने किया वो सही किया, गलत नहीं किया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि वो जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, तुम लोग पुलिस का भी सहारा ले सकते थे, तुम लोग ने ऐसा काम क्यों किया? उनको तो सज़ा मिल गई, वो तो चले गए। आप लोगों को कितनी बड़ी सज़ा मिली है जो आप लोग जीवन भर के लिए जेल चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जवान बच्चे भटक जाते हैं और ऐसा ऐसा कृत्य कर देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हो तो मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि ऐसा कृत्य ना करें। और अगर मेरा ये वीडियो ऐसे बच्चों के माता पिता देख रहे हैं तो उनको समय पे ही रोक दें, जिससे इस तरह की वारदात ना हो पाए। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मुझे ये ज़रूर बताएं आप लोग ये कहानी देख किस शहर से रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरी कहानी किस किस शहर से देखी जाती है। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता जाए। धन्यवाद। थैंक यू।